नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। कार्यक्रम में आज हम जानेंगे केशांत संस्कार का महत्व, क्यों और कैसे होता है ये संस्कार, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होता है केशांत संस्कार? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से केशांत संस्कार का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है श्रावण, और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, गुरुवार का दिन है, योग है परिग और करण है विष्टि। चलिए, अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में उत्साह और विश्वास को बनाए रखें। खर्च में अनावश्यक वृद्धि ना होने दें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी आप महत्वपूर्ण निर्णय करें तो बहुत जल्दीबाजी में कोई निर्णय करने से बचना चाहिए। सोच समझ करके अपने वरिष्ठ जनों की, अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के ही कोई निर्णय करेंगे तो वह निर्णय आपके अपने हित में और परिवार के हित में होगा। चलिए, अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आपने अपने लिए जो कार्य क्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए आज आपको जीतोड़ प्रयास करते रहना होगा। आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। अभी वर्तमान समय में थोड़ा सा विलंब अवश्य हो सकता है, इससे आपको हताश और निराश नहीं होना चाहिए। परिश्रम में किसी भी प्रकार से कमी मत करिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्नराजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसे लक्षण बनते हैं कि कार्यक्षेत्र में पार्टनर से झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए, और यदि कोई पुराना वाद विवाद चल रहा हो तो उसे वर्तमान समय में अभी दोबारा उठाना नहीं चाहिए। अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आप शायद सोचते हैं कि खुश और प्रसन्न रहने के लिए आप जो करते हैं वो ही सही है, तो कई बार ऐसी सोच, ऐसी धारणा गलत भी हो सकती है। कभी कभी खुशी पाने के लिए, या यूं कहा जाए कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आज हो सकता है आपको अपनी तरफ से कुछ खर्च करना पड़े परिवार की खुशी के लिए, या आपके साथ काम करने वाले लोगों की खुशी के लिए, उनका मन रखने के लिए। तो ऐसे स्थान पर, ऐसे समय में आपको अपनी खुशी नहीं देखनी चाहिए। अपने पैसों का बहुत ज़्यादा मोह मत करिए। दूसरों के लिए आप कुछ व्यय करें, उनके लिए कुछ आप खुशी जुटा सकें, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से जो है एक प्रसन्नता मिलेगी, आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपकी जो कार्य से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं उनकी अनदेखी बिल्कुल भी मत करिए। और अब जान लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में होंगे। अच्छी तरह से सोच विचार लें और अंत में वही करें जिसमें आपको खुशी मिले, जिसके लिए आपका मन आपको गवाही दे। भाई बहन, बंधु बांधव से तनाव और खर्च की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, यानी आज तनाव भी हो सकता है और खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में अपने खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं वो हर किसी के समक्ष व्यक्त मत करिए।
अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के साथ आज ऐसा भी हो सकता है कि जिस किसी व्यक्ति ने पुराने समय में आपको बहुत ज़्यादा भावनात्मक ठेस दी हो, वह आज अचानक से एकदम से आपके समक्ष आ जाए और आपसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। ऐसे में क्षमादान कर देना चाहिए और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। उस व्यक्ति को दोबारा आपको अपने साथ जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, उसे अपनी टीम में रखना है या नहीं रखना है, ये अलग विषय हो सकता है, ये बात की बात हो सकती है, आपका अपना निर्णय होगा। लेकिन पुरानी बातों को भूल जाना और उस व्यक्ति को क्षमा कर देना, ये आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा। नहीं तो फिर आप मन में एक बोझ लेकर के हमेशा जीते रहेंगे। आज की दिनचर्या में माता पक्ष और किसी प्रकार की संपत्ति की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा क्षतिदायक रहने वाली है, तो माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। माता का आज आपको ध्यान रखना चाहिए। क्षतिदायक स्थिति दिखती है और कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी से नुकसान हो सकता है, तो प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज ऐसे किसी काम से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में जो अनबन चल रही थी उसे आज दूर करने का दिन है। अपने और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी में आपको अपने अधिकार का पद मिलेगा, यानी आज आप जिस पद के हकदार हैं, जो आपकी योग्यता है, आज आपको प्रमोशन मिल सकता है या ऐसी कोई बात शुरू हो सकती है जो आने वाले समय में आपको पदोन्नति मिल जाए। आज शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जब आप उसका ध्यान रखेंगे और मानसिक रूप से भी आपको बहुत अच्छी प्रसन्नता आज मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को या भावना को ठेस पहुंचे। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे तुला राशि की। देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग किसी भी वाद विवाद में लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचना चाहिए। फिर चाहे वह विवाद आपके घर का हो या बाहर का हो, किसी भी प्रकार के विवादों से स्वयं को खुद को दूर रखिए। आर्थिक मामलों में थोड़े विलंब होने से आप कुछ चिंतित हो सकते हैं, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिष्ठित लोगों से आपका संबंध बनेगा और उनके साथ संबंधों का आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। जीवन साथी के सहयोग से समस्याओं का समाधान आप करने की स्थिति में आ सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के साथ आज वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस मामले में आपके लिए बहुत विपरीत परिस्थितियां बनती हैं। और अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको तैयार रहना चाहिए। किसी भी बड़ी चुनौती को लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको दिमागी यानी मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होने की आवश्यकता है, मजबूत होने की आवश्यकता है। नौकरी में आपको प्रगति मिल सकती है, पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यावसायिक मामलों में लाभप्रद अवसर मिल सकते हैं, ऐसे लक्षण आज बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यह समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई गुमराह कर सकता है, गलत आपका मार्गदर्शन कर सकता है, वह अपने विचार आप पर थोप सकता है। किसी भी गलत चीज, गलत कार्य या गलत व्यक्ति का साथ देने से आपको बचना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग विद्याभ्यास में यानी अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहने वाला है, तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सुझाव को यूं ही आत्मसात नहीं करना चाहिए, उसे यूं ही नहीं मान लेना चाहिए। अपने बुद्धि विवेक से निर्णय करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का अनादर मत करिए। और अब देख लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि किसी मित्र को आपकी कोई बात बुरी लग गई हो, तो आज का दिन है उस मित्र से, उस दोस्त से क्षमा मांग लेने का, माफी मांग लेने का। दैनिक कार्यों में आज कुछ अवरोध आ सकता है, कुछ बाधाएं आ सकती हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारीगण के साथ वाद विवाद ना हो। आपको अपना व्यवहार, अपनी बात करने का तरीका, अपना बिहेवियर जो है बहुत ही पॉजिटिव रखना होगा। बहुत सौम्य व्यवहार रखिए तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माईने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज क्रोध करने से बचना है। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कह रहे हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में कुछ बहुत अच्छे विचार आ सकते हैं, बहुत बढ़िया आइडियाज आ सकते हैं जो आपके करियर के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी सिद्ध होंगे। तो जैसे ही ये विचार आए उस पर आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए, उनको आप अमल में लाइए। काल्पनिक दुनिया की सैर द्वारा आप अपनी सृजनात्मक शक्ति में कुछ नएपन का संचार कर सकते हैं और उसका आप फायदा ले सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन बहुत ही बहुमूल्य है। किसी की निंदा करने में इस उत्तम समय का नुकसान नहीं करना चाहिए। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा और यह जो बदलाव होगा हर प्रकार से शुभ होगा। सोच विचार मजबूत हो सकता है। इस समय में उत्साहवर्धक नतीजे आपके समक्ष आएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में, अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कि शांत संस्कार का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 16 संस्कारों में से एक केशांत संस्कार के बारे में। हिंदू धर्म संस्कारों में केशांत संस्कार जो है एकादश संस्कार है, यानी 11वां स्थान आता है इसका। बालक का प्रथम मुंडन प्रायः पहले या तीसरे वर्ष में हो जाता है। ये बात हम लोगों ने पहले ही चर्चा की थी कि जब मुंडन संस्कार के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी तो उसके बारे में विस्तार से जाना था कि पहले वर्ष में या फिर तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार की प्रथा हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में आज भी है और वही प्रक्रिया हम लोग आज भी निरंतर फॉलो करते हैं। प्रथम मुंडन का प्रायोजन केवल गर्भ के केश मात्र को दूर करना होता है। उसके बाद इस केशांत संस्कार में भी मुंडन करना होता है, यानी दोबारा एक बार मनुष्य के जीवन में केशांत संस्कार होता है। उसके लिए पूरी तरीके से एक संस्कार का रूप दिया गया उस काम को। तो उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों करते हैं और कब करते हैं। इस केशांत संस्कार के बाद, यानी जिससे बालक वेदारंभ तथा क्रियाकर्मों के लिए अधिकारी बन सके, अर्थात वेद वेदांतों के पढ़ने तथा याज्ञिक कार्यों में भाग ले सके, इसीलिए कहा जाता है या कहा गया है कि शास्त्रोक्त विधि से भली भांति व्रत का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी इस केशांत संस्कार में सिर के केशों को तथा शमश्रु यानी दाढ़ी और मूछों के बालों को बनवा देता है, कटवा देता है। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का एक उपक्रम हुआ करता था। यानी अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब बच्चा जनेऊ के बाद हम लोगों ने यज्ञोपवीत समझा कि यज्ञोपवीत का वह समय होता है, वह संस्कार होता है जब कोई भी बालक जो है गुरुकुल में जाता है और वहाँ से वह भिक्षा मांग करके अपनी कमाई, अपना परिवार पालना, गुरु का परिवार पालना और उसके बाद गुरु से शिक्षा, वेदों का ज्ञान लेना, ये पुराना संस्कार, पुराना नियम हुआ करता था। फिर उसके बाद एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसी स्टेज आती है जब गुरुकुल में भी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब वह वापस फिर से एक बार अपने परिवार के पास लौटता है। तो जब गुरु के पास वो होता है और गुरुकुल में उसकी पढ़ाई पूर्ण हो जाती है
तो जब गुरु उसको वापस पुनः उसके घर भेज रहे होते हैं तो उस समय भी केशांत संस्कार कराते हैं। या इसको ये भी समझा जा सकता है कि ये वह लाइफ की ऐसी स्टेजेस हैं, जीवन के वो ऐसे स्थान हैं, ऐसे क्रम हैं जहां पर आप एक स्तर से निकल करके दूसरे, एक अवस्था से निकल करके दूसरी अवस्था में जा रहे हैं, क्योंकि आपका विद्यार्थी जो जीवन था वह समाप्त होता है, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये एक दूसरा पड़ाव है जहां गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले आपका केशांत संस्कार कराया जाता है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की साफ सफाई कर दी जाती है तथा उसे स्नान करा करके स्नातक की उपाधि दी जाती थी एवं उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा भी दी जाती थी। यानी जो पुराने समय में ग्रेजुएट होने की एक जो डिग्री हुआ करती थी, गुरुकुल से पढ़ के निकलने के बाद आपके मुंडन करा करके फिर आपका विवाह करके गुरु भेजते थे, या आप अपने परिवार में जा करके आपके परिवार की इच्छा से विवाह करते थे। ये पुराना संस्कार हुआ करता था। केशांत संस्कार जो है इसे भी शुभ मुहूर्त में ही किया जाता था। इस संस्कार में दाढ़ी बनाने के पश्चात उन बालों को या तो गाय के गोबर में मिला दिया जाता था या गौशाला में गड्ढा खोद करके दबा देने का नियम था, अथवा किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। इस प्रकार की क्रिया इसलिए की जाती थी ताकि कोई तांत्रिक उन बालों को अपनी तांत्रिक क्रिया के द्वारा नुकसान न पहुंचा सके, उस व्यक्ति को, उसके परिवार को या उसके गुरु को कहीं ना कहीं केंद्र बना करके उस पर कोई तंत्र कर्म, कोई नीच प्रकार की तांत्रिक क्रिया न कर सके। इस संस्कार के बाद गुरु को गाय दान दिया जाता था, यानी गुरु को गौदान करते थे। यह संस्कार शुभ मुहूर्त देख करके ही आयोजित किया जाता था। मुहूर्त का आकलन किस प्रकार किया जाता था, आइए इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है नक्षत्र की। केशांत संस्कार उस मुहूर्त में किया जाता था जिसमें स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, मृगशिरा, रेवती, चित्रा और ज्येष्ठा, इनमें से कोई भी एक नक्षत्र मौजूद हो। इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र की उपस्थिति में यह संस्कार आयोजित किया जाता था। आप भी इस संस्कार के लिए इन नियमों को अपना सकते हैं। अब बात आती है नक्षत्र के बाद तिथि की। कौन कौन सी तिथि में यह संस्कार किया जा सकता है? सबसे पहले द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी, इन तिथियों को इस संस्कार हेतु उपयुक्त माना जाता था। आज भी छात्र उपरोक्त नक्षत्र और तिथि का ध्यान करते हुए, वार और लग्न को देखते हुए पहली बार दाढ़ी बनाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये हो सकता है, बहुत शुभ संयोग हो सकता है। इसके बाद वार कौन से फेवरेबल है, वार यानी दिन कौन से फेवरेबल होते हैं, ये भी जान लेना चाहिए। इस केशांत संस्कार में वार के रूप में इस संस्कार के लिए सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को शुभ माना गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। लग्न कौन से इसके लिए बहुत उत्तम होते हैं, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। केशांत संस्कार के लिए मुहूर्त देखते समय लग्न का विचार करना भी बहुत आवश्यक होता है। इस संस्कार के लिए शुभ लग्न तब माना जाता था जबकि जन्म राशि और जन्म राशि से अष्टम राशि का लग्न ना हो, अर्थात इस संस्कार के लिए सभी लग्न शुभ माने जाते थे। सिर्फ जन्म राशि और उससे 8वीं राशि के लग्न का त्याग किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में आप लग्न का चयन कर सकते हैं और उसके अनुसार आप तिथि, वार और पक्ष देख सकते हैं, इसमें आप केशांत संस्कार कर सकते हैं। अब आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि केशांत संस्कार के लिए कौन कौन सी बातें निषेध बताई गई हैं, यानी कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। इस संस्कार के लिए चंद्र एवं तारा शुद्धि का विचार करना आवश्यक होता था। चतुर्थ, अष्टम एवं द्वादश का चंद्रमा होने पर चंद्रदोष होता है, अतः इनका त्याग किया जाता था। तृतीय, पंचम एवं सप्तम का तारा भी दोषपूर्ण होता था, अतः इनका भी त्याग किया जाए तो बहुत उत्तम होता है, ये सबसे अच्छा माना गया है। और अभी कॉलर हमारे से जुड़ गई हैं, कंचन जुड़ गई हैं। कंचन, कहाँ से बोल रही हैं आप? फिर अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताइए। 1997 जी। और वो 12th भी कर रही है और PMT की तैयारी भी कर रही है। तो तारीख और महीना नहीं बताया आपने। हाँ, 16 मार्च। जी जी बताएं। जी, वो PMT भी कर रही है और 12th की तैयारी भी कर रही है, तो दोनों कंप्लीट कर लेगी।
जी, आप समय और जन्म स्थान भी बताइए। अपूर्ण जानकारी के बाद फिर कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। 16 मार्च समय, सुबह? जन्म का समय नहीं बताया आपने। 9:45 बजे। दिन का या रात का? दिन का सुबह जी, मॉर्निंग। दिन का जी बिल्कुल। पीएमटी और 10th की जो तैयारी आपने बताया कि 10th की तैयारी के साथ साथ पीएमटी की भी तैयारी कर रही है, 12th की तैयारी कर रही है, तो इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बोझ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका अपना चयन नहीं है, आप लोगों का, माता पिता का, अभिभावकों का, परिवार का दबाव है बच्चे के ऊपर। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। जितना उससे हो सकता है, जिस विषय में, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो, उसकी तरफ उसको आपको प्रेरणा देनी चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप प्रेशर करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे। तो ऐसे में जो कुंडली का संयोग है, हनुमान जी की पूजा आराधना आप स्वयं भी करें, बच्चे के लिए, बच्चे को भी बोलें, वो अगर कर सकती है 5 मिनट का समय निकाल सके तो बहुत अच्छा है, तब कहीं जाकर के रास्ता ठीक बन सकता है। अब एक कॉलर नैनीताल से जुड़ गए हैं, दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सर मैम नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है पंडित जी अपनी। जी पंडित जी, मेरा सवाल यह है कि मैं एक प्लाट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत टाइम से, 1 साल से, और है और मतलब बिक नहीं रहा है पंडित जी मेरा प्लाट। मेरे नाम से ही है प्लाट, वो दिनेश के मेरा नाम है और मेरे नाम से ही प्लाट है। जी बिल्कुल। देखिए, जन्म का विवरण ना जानकारी होने की अवस्था में हम लोग प्रश्न लग्न का सहारा लेते हैं। प्रश्न लग्न के अनुसार निश्चित ही अभी कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदों में आपको कहीं ना कहीं बाधा दिखाई देती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए भी बेहतर यही रहेगा, क्योंकि मंगलो भूमि पुत्रस्य कहा जाता है, मंगल देवता जो है वो भूमि पुत्र है, और वर्तमान गोचर में आपके लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं बन रही हैं। तो मंगलवार के दिन आपको खासतौर पर हनुमान जी का दर्शन और पूजन करना चाहिए। यदि आप एक नियम बना लेते हैं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का, ये एक तीनों बहुत ही प्रभावशाली सेट है। एक साथ अगर इनका पाठ किया जाता है, 5 से 7 मिनट का समय लगता है इस पाठ को तीनों को पूरा करने में। तो अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित ही बहुत प्रभावशाली निवारण होगा आपकी समस्या के लिए। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।